नमस्कार। आज की वीडियो में एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध यह पेपर पढ़ रहे हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है शीत युद्ध का अंत। इसके अंतर्गत हम शीत युद्ध के अंत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, दोनों गुटों के मध्य में जो समझौते हुए थे और शीत युद्ध की समाप्ति के जो तात्कालिक कारण रहे, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात विश्व जो था वो दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों के मध्य जो संबंधों की उग्रता रही, उसे ही शीत युद्ध के रूप में माना गया। दोनों राष्ट्रों के बीच में इस प्रकार की स्थिति थी जिसे न तो पूर्ण शांति की अवस्था कह सकते हैं और न ही वास्तविक युद्ध की अवस्था, वरन शांति और युद्ध के बीच में जो एक अस्थिर स्थिति होती है वो कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष जो होते हैं वो शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध भी कायम रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति शत्रुता भाव भी रखते हैं। सशस्त्र युद्ध को छोड़कर जो भी उपाय होते हैं, एक दूसरे की स्थिति को दुर्बल बनाने के लिए उनका सहारा लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कूटनीतिक दाव पेचों से लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध था, जिससे महाशक्तियां एक दूसरे से भयभीत रहती थीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों राष्ट्रों के संबंधों को 4 युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शीत युद्ध, जो कि 1946 से और 1962 तक का काल माना जाता है, जिसमें दोनों गुटों के मध्य संबंधों में उग्रता देखने को मिली। दोनों ही राष्ट्र जो थे वो एक दूसरे के विरुद्ध विध्वंसक नीति का प्रयोग करते रहे, लेकिन जब 1962 के अंत में क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट आया और उसके जो भयानक अनुभव रहे, इसके पश्चात दोनों गुटों के मध्य में तनाव में कमी आई और इसे ही दितांत का काल माना गया। 1963 से लेकर 1979 तक यह काल रहा। इसके पश्चात जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तब पुनः द्वितीय शीत युद्ध का आरंभ हुआ, जो कि 1979 से लेकर और 1984 तक के बीच का माना जाता है। इस चरण में दोनों के मध्य तीव्र विरोध की स्थिति देखी गई, बहुत अधिक तनाव की स्थिति देखी गई। एक दूसरे के प्रति शक और संदेह जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन 1985 तक आते आते स्थिति पुनः शांति की ओर बढ़ने लगी और जब मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में सोवियत संघ राष्ट्र का नेतृत्व आया, तो शीत युद्ध के अंत का प्रारंभ भी पूरी तरीके से हो गया। यह काल 1985 से लेकर और 1991 तक का माना जाता है और ये माना जाता है कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में जो ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति को अपनाया गया और जिस तरीके से दो महान शक्तियों के मध्य में विभिन्न वार्ताओं का दौर हुआ, इसके पश्चात शीत युद्ध समापन की ओर चल पड़ा और 1991 तक आते आते सोवियत संघ के अधीन जितने गणराज्य थे वो एक एक करके स्वतंत्र होते गए और अंततः एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में रूस रहा और इसी के साथ शीत युद्ध के अंत की घोषणा कर दी गई।
शीत युद्ध समाप्ति की दिशा में जो महत्वपूर्ण समझौते हुए, शिखर वार्ताएं हुई, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली वार्ता जो थी वो थी शीत युद्ध के समापन की दिशा में जेनेवा वार्ता, जो कि नवंबर 1985 में हुई थी, रीगन और गोर्बाचोव के मध्य में, और विभिन्न मुद्दे रहे जिन पर दोनों ने सहमति दी, जैसे कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए, हथियारों की होड़ पर काबू पाने के लिए दोनों पक्षों के द्वारा वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि की पुनः पुष्टि की जाएगी, रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, यूरोप में सेनाओं के मामले पर वियना वार्ता को महत्व दिया जाएगा, बल प्रयोग को वर्जित घोषित करने के लिए भी दस्तावेज तैयार किया जाएगा, और दोनों राष्ट्रों के मध्य में शैक्षिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी क्रम में गोर्बाचोव जो हैं वो 1986 में अमेरिका और रीगन 1986 में सोवियत संघ की यात्रा करेंगे। तो इस प्रकार एक आरंभ जो था शीत युद्ध की समाप्ति का, वो जेनेवा वार्ता से माना जाता है। इसी क्रम में रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता हुई, जो कि 11 और 12 अक्टूबर को 1986 में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के मध्य में हुई। और यहाँ स्टार वार्स पर चूंकि रीगन का जो अड़ियल रवैया था वो रहा, इस कारण ये शिखर वार्ता जो थी वो विफल हो गई। इसके पश्चात सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शिखर वार्ता आयोजित की गई 8 से 10 दिसंबर 1987। यह तीसरी शिखर वार्ता थी। दोनों नेताओं ने 9 दिसंबर 1987 को ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत महाशक्तियों के संबंध में रचनात्मक सुधार का प्रतीक माना गया। इस शिखर वार्ता को युद्ध को रोकने का दृढ़ संकल्प भी माना गया। निरस्त्रीकरण की दिशा में यह पहला समझौता रहा, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निरस्त्रीकरण के मार्ग में जो रुकावटें आ रही थी उसको इस शिखर वार्ता के माध्यम से दूर किया गया, और दोनों ही महाशक्तियां जो थी वो जांच प्रक्रिया और मॉनिटरिंग की जो प्रक्रिया थी उस पर भी राजी हो गईं। तत्पश्चात रीगन गोर्बाचोव के बीच में शिखर वार्ता 1 जून 1988 को आयोजित हुई, जिसके 4 दौर हुए। दोनों देशों के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भूमिगत परमाणु विस्फोटों पर पाबंदी की साझा जांच से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण पर एक दूसरे को सूचना देने संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। दोनों के मध्य सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए भी सहमति हुई। अगली जो घटना रही वो थी पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की मास्को यात्रा। 24 से 27 अक्टूबर 1988 को पश्चिम जर्मनी के जो चांसलर थे तात्कालिक, हेलमुट कोhl, उन्होंने मास्को की यात्रा की, और इस यात्रा से प्रकट हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देश जो थे वो सोवियत संघ तथा विशेषकर गोर्बाचोव से अपना संबंध स्थापित करना गौरव मानते थे, और यही कारण है कि दोनों के मध्य 6 समझौते हुए और 30 व्यावसायिक ठेके भी दिए गए। इस पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की जो मास्को यात्रा थी, इसे महत्वपूर्ण यात्रा माना गया। नेक्स्ट, महासभा में गोर्बाचोव की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का जो संस्था थी उसके मंच से 8 दिसंबर 1988 को गोर्बाचोव ने घोषणा की कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों से 5 लाख के करीबन सैनिक हटा लेगा और परंपरागत जो हथियार हैं उनमें भी कटौती कर देगा। यह घोषणा इस बात का प्रतीक थी कि सोवियत संघ की नीति में जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आ रहा है।
तत्पश्चात बुश गोर्बाचोव शिखर वार्ता, जो कि दिसंबर 1989 में भूमध्य सागर में सोवियत युद्धपोतों पर यह शिखर वार्ता हुई, जिसमें अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व सोवियत संघ की ओर से गोर्बाचोव मिले। राष्ट्रपति बुश ने गोर्बाचोव को अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया और बुश ने सुझाव भी दिया कि अमेरिका व सोवियत संघ 2004 में ओलंपिक खेल बर्लिन में कराने के लिए एक अपील भी जारी करें। इसके बाद बर्लिन की दीवार, जो कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानी गई थी, और ये माना गया था कि जैसे ही बर्लिन की दीवार बनी, शीत युद्ध जो था वो अपने चरम पर पहुंच गया था। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो दीवार थी उसे ध्वस्त कर दिया गया। पूर्वी जर्मनी के लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिमी जर्मनी जाने लगे और इस आवागमन के साथ ही यह माना गया कि शीत युद्ध का जो कलुषित प्रतीक था वो समाप्त हो गया और दोनों के मध्य संबंधों की मधुरता का दौर जो है वो आरंभ हो गया। तत्पश्चात जर्मनी का एकीकरण 1 जुलाई 1990, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो थे वो एक हो गए। पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव से मुलाकात की और पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोवियत राष्ट्रपति ने यह कहा कि जर्मनी का एकीकरण निश्चित है। सोवियत संघ जर्मनी से संबंध चाहता है और यह जर्मनी की इच्छा पर है कि वह नाटो संघ में शामिल हो या वार्सा पैक्ट में। इस तरह सोवियत संघ ने जर्मनी के एकीकरण को सहमति प्रदान कर दी और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। नाटो द्वारा शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा। इसी के साथ 5 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति बुश ने घोषणा करते हुए कहा कि नाटो और वार्सा पैक्ट देशों के बीच में अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ की आशंकाओं को दूर करने के लिए नाटो में यह घोषणा की गई कि जर्मनी से सैनिकों की संख्या को कम किया जाएगा। जैसे जैसे सोवियत संघ पूर्वी यूरोप से सेना हटाता जाएगा, वैसे नाटो भी पश्चिमी जर्मनी में तैनात परमाणु जो प्रक्षेपास्त्र हैं उनको हटा लेगा। इसके पश्चात गोर्बाचोव और बुश के बीच में वार्ता हुई। 8-9 सितंबर 1990 हेलसिंकी में राष्ट्रपति बुश व गोर्बाचोव के बीच में वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने इराक के द्वारा कुवैत पर जो आक्रमण किया गया उसकी निंदा की और कहा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का दोनों ही राष्ट्र समर्थन करते हैं। दोनों शासनाध्यक्षों ने विश्व समुदाय से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को कारगर बनाने में सहयोग करने की अपील की। वार्सा नाटो में ऐतिहासिक संधि। 19 नवंबर 1990 पेरिस में नाटो और वार्सा संधि देशों के उप शासनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। 200 पृष्ठों की संधि को तैयार करने में नाटो और वार्सा पैक्ट देशों को 21 महीने का समय लगा। दोनों गुटों के लिए सैनिकों की संख्या निर्धारित कर दी गई और इस प्रकार वार्सा और नाटो के मध्य ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करके शीत युद्ध के समापन की घोषणा भी कर दी गई। वार्सा पैक्ट समाप्त। तत्पश्चात 9 मई 1955 को जिस वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया था, जिसके माध्यम से
पूर्वी यूरोप के देश जो थे वो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे। इस संधि के अंतर्गत संयुक्त सैनिक कमान बनाई गई थी जिसका मुख्यालय मॉस्को में था। शीत युद्ध की समाप्ति के वातावरण में 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। मॉस्को शिखर सम्मेलन 1991, 31 जुलाई 1991 मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव के मध्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सामरिक हथियारों में कटौती की ऐतिहासिक संधि, जिसे स्टार्ट संधि भी कहा गया, पर हस्ताक्षर हुए। संधि के अनुसार दोनों महाशक्तियां परमाणु शस्त्रों में 30% कटौती करने को स्वेच्छा से सहमत हो गईं और यह एक पहला समझौता माना गया जिसके माध्यम से विनाशकारी शस्त्रों में कटौती करने की स्वेच्छा से सहमति दोनों ही राष्ट्रों के द्वारा प्रदान की गई। कोरियाई समझौता युद्ध निषेध के बारे में 1950 में जब कोरिया युद्ध हुआ था उस समय शीत युद्ध चरम सीमा पर था। कोरिया समस्या के दिनों में पुराने प्रतिद्वंदी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में सुलह सफाई जो थी उसका प्रारंभ किया गया और 12 दिसंबर 1991 को दोनों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कायम रखते हुए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों ही कोरिया जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी बन गए। अंततः नाटो के शस्त्र भंडारों में 80% कटौती कर दी गई। 1991 में यह सहमति हुई और यह माना जाता है कि नाटो के 42 वर्षों के इतिहास में पहला सबसे बड़ा हथियार कटौती की सहमति थी। इसके अंतर्गत पश्चिम यूरोप में 2000 कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र, तोपें और 700 ग्रेविटी बम जो थे उनको हटाने की बात कही गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से दोनों राष्ट्रों के मध्य में 1985 से लेकर शिखर वार्ताओं का दौर चला। नाटो और वार्सा के मध्य में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए, वार्सा पैक्ट का समापन किया गया। दोनों के मध्य में खतरनाक जो रासायनिक हथियार थे उनको कम करने की संधि पर हस्ताक्षर हुए और कोरिया समझौता जो था वो इसका अंतिम काल माना गया और इसके पश्चात नाटो ने भी अपने शस्त्र भंडारों में कटौती करके शीत युद्ध के समापन का जो दौर था उस पर अपनी मोहर लगा दी। ये जो शीत युद्ध जो कि 1945 में शुरू हुआ और 1991 तक आते आते समाप्त हो गया, इसकी समाप्ति के जो कारण रहे वो क्या थे उनको हम यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं। पहला कारण था मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ। 1985 में सोवियत संघ का नेतृत्व जो था वो मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आ गया। ये माना जाता है कि जिस तरह स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में जाना जाता है, उसी तरह गोर्बाचोव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में सदैव याद किया जाएगा। गोर्बाचोव ने लौह आवरण की दीवार को तोड़ा और जो बंद दरवाजे थे उनको खोल दिया। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने अस्त्रों और सेनाओं की एक तरफा कटौती की घोषणा की। जैसा कि हमने पूर्व में देखा, उनकी ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की जो नीतियां थीं उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नई व्यवस्था आरंभ हुई। सोवियत संघ ने गोर्बाचोव के नेतृत्व में उदार, सौम्य और समझौतावादी राजनय का आश्रय लेते हुए विश्व की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। गोर्बाचोव की राजनयिक उपलब्धियों के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित
किया गया। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति में मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का, उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान रहा। दूसरा आता है सोवियत संघ का आर्थिक संकट। 1980 के बाद सोवियत संघ जो था वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर इतना अधिक खर्च कर दिया गया कि अर्थव्यवस्था जो थी वो डगमगाने लग गई और अब सोवियत संघ में ये सामर्थ्य नहीं बची कि वह पश्चिमी देशों के साथ शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा को जारी रख सके। गोर्बाचेव के अनुसार 1970 से 85 के काल में वृद्धि दर 10% घट गई। यंत्रों और साज सामान के निर्यात जो था वो निरंतर घटता गया। 1970 में 22% से घटता हुआ 1985 में 14% से भी कम हो गया। कृषि का उत्पादन जो था वो बिल्कुल चौपट हो गया। नवीनतम वैज्ञानिक कार्य पद्धतियों को अपनाने वाले सोवियत संघ का खेत प्रति हेक्टेयर केवल 15 क्विंटल गेहूं को उत्पादित करने मात्र रह गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इतनी ज़्यादा सोवियत संघ ने दुर्दशा को देखा कि अंततः गोर्बाचेव के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दें, शीत युद्ध के अंत की घोषणा कर दें। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण एक और हम जिस कारण को कह सकते हैं वो था सोवियत संघ का विघटन। 1990-91 की जो वर्ष रहे वो सोवियत संघ में उथल पुथल के वर्ष कहे जा सकते हैं। 9 अगस्त 1991 की तख्ता पलट घटना से गोर्बाचेव की लोकप्रियता को जबरदस्त आघात पहुंचा। विश्व शक्ति के रूप में सोवियत संघ की प्रतिष्ठा जो थी वो अब बीते जमाने की बात होकर रह गई। सोवियत संघ में जो स्थिति आई, जो गिरावट आई, वो खाड़ी संकट के दौरान उनके द्वारा अमेरिका को दिए गए निष्क्रिय समर्थन से भी स्पष्ट हो गई। इसकी चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचेव ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाकर पश्चिमी आर्थिक मदद जुटाने में विफल हुए। किसी समय विश्व की महाशक्ति कहलाने वाले सोवियत संघ का राजनीतिक बिखराव जो था वो आरंभ हो गया और इसके अंतर्गत जितने भी गणराज्य थे उन्होंने एक एक करके अपने आप को सोवियत संघ से अलग कर लिया और इस प्रकार सोवियत संघ जो था वो अब केवल रूस के रूप में रह गया। अंतिम कारण साम्यवादी देशों में लोकतंत्र एवं बाजार अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा का गढ़ था। जैसा कि हमने शीत युद्ध के प्रारंभ में पढ़ा, यह वैचारिक संघर्ष था। सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट मॉडल को अपनाया था। इसके अंतर्गत सर्वाधिकारवादी दल और केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। लेकिन 1989-90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों में जिस तरीके से स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया और उसके साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था भी अपना ली गई, 1990 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी जो पार्टी थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सोवियत संघ में मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। अब सोवियत संघ जो था वो G7 देशों से आर्थिक सहायता मिलने की उसे संभावना बढ़ गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के समापन के साथ ही सोवियत संघ में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था जो थी वो हावी होने लगी और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा जो कि शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1985 से शीत युद्ध की समाप्ति का जो दौर आरंभ हुआ वो 1991 तक आते आते समाप्त हो गया। दोनों
गुटों के मध्य जो तनाव के बिंदु चल रहे थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। दोनों ने वार्ताओं के माध्यम से शस्त्रों की जो होड़ लगा रखी थी उसमें कटौती कर दी और इस प्रकार शीत युद्ध के अंत की घोषणा हो गई। शीत युद्ध के अंत के साथ ये माना गया कि सोवियत संघ का अस्तित्व भी समाप्त हो गया और अपने अंतिम काल में सोवियत संघ जो था वो रूस के रूप में रह गया, जिसके पास अब कोई परमाणविक शक्ति उस प्रकार की नहीं रही जिस प्रकार की शक्ति जो थी वो शीत युद्ध के काल में रही। इस तरह हम कह सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में अंततः शीत युद्ध जो था वो समाप्त हो गया।